मैं बेसिकली प्लांट्स का आर्टिस्ट हूँ। मुझे पौधों के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। कविता बस मैंने कुछ लिखी है। मैं कवि नहीं हूँ वैसे, लेकिन कुछ कविताएं लिखता हूँ तो धीरे धीरे मेरी वाइफ ने हेल्प करके मेरी किताब छपवाई। ये कविताएं नाखून फिर बढ़ गए, मतलब इस चीज़ की डिपिक्शन है जैसे हम एक सर्टन एज पे पहुँच जाते हैं, जैसे हम 60 साल के हो गए तो हमारे जीवन में कुछ नया होने को नहीं रहता। हम सब चीज़ें रिपीट करते रहते हैं। जैसे आपने खाना खाया, शादी हुई तो एक ही बार, उसके बाद फिर वो लाइफ वैसे ही वैसे चलती रहती है। तो कुछ रूटीन, सारी चीज़ें रूटीन में रहती हैं। तो नाखून फिर बढ़ गए तो कहता हूँ और कुछ करने को है नहीं, बस नाखून बढ़ जाता तो काट देता हूँ, नाखून बढ़ जाता तो काट देता हूँ। तो मतलब वही चीज़ें रिपीट हो रही है लाइफ में। मतलब एक मैंने इंग्लिश में कहावत पढ़ी थी, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अब हमारे जीवन में कोई चीज़ फर्स्ट टाइम करने को नहीं रही, उसके भाव पर ये कविता की किताब है। इसमें कोई देशभक्ति या इस तरह का टॉपिक नहीं है, ये मेरी पर्सनल इमोशंस को डिपिक्ट करती है। मैं ज़्यादा कविता के बारे में जानता नहीं, बस मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं, मैं इतना ही कह सकता हूँ। धन्यवाद। प्लांट्स के बारे में आप कुछ पूछना चाहें तो मैं सब कुछ डिटेल में बता सकता हूँ। विवेक जी, कब शुरू की थी आपने कविताएं लिखनी? कविताएं मैं बचपन से ही लिखता था, लेकिन जैसे बड़े हुए तो काफ़ी ज़्यादा लिखने लगा। एक टाइम ऐसा आया बहुत ज़्यादा लिखने लगा, तो फिर मैं सेव करके अपनी वाइफ को भेजता था मेल से। तो जब ये रिटायर हुई तो इसने मेरी सारी किताबें सारी पोएम्स इकट्ठी करके एक किताब छपवा दी। तो शादी से पहले भी लिखते थे? हाँ, शादी से पहले, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं लिखी, सीरियसली नहीं। तो तब कोई चेंज आया, जैसे शादी से पहले कुछ किसी और तरह की, जैसे उसके बाद जैसे किसी और तरह की? व्यक्ति में चेंज आता है, उसकी बोलचाल में चेंज आता है, उसकी नॉलेज में चेंज आता है, वैसे उसकी कविता भी उसी का लाइफ का एक्सप्रेशन है। उन सब में चेंज साथ साथ में आता है। एक कहावत भी है कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो आपकी धर्मपत्नी का कितना एक सहयोग रहा? मेरा 101% सहयोग है। हम किराए के घर में रहते थे, हमारे घर में बार बार घर बदलना पड़ता था। छोड़ दो यार, चुप साहब। तो 2 ट्रैक्टर में तो हमारे घर का सामान जाता था, 3 ट्रैक्टर में हमारे पौधे जाते थे। इसने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, हमेशा हेल्प करती थी। तो मैम, आप क्या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी रही है सर की, और जैसा कि उन्होंने पूरा क्रेडिट भी आपको दिया कि आपने इन सारी कविताओं को संजोकर एक बुक का आकार दिया। क्या आपका क्या कहना है इनकी इस पैशन को लेकर? तो मेरा प्रश्न, आपका कैसा अनुभव रहा? पता चल अच्छा लगता है पढ़ के भी, और समझ में आता है कि हाँ ये बहुत बार हम सबकी आवाज़ है जो हम लोग पढ़ते हैं, तो रीडर्स बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं। कुछ बहुत पर्सनल है, लेकिन पर्सनल होते हुए भी हमको लगता है किसी न किसी लेवल पे कि ये हाँ ऐसा मेरे साथ भी हुआ है या हो सकता है। तो और बहुत सरल सहज भाषा में लिखी गई है। सिर्फ भाषा ही नहीं, मतलब सहज एक्सप्रेशन है, जैसे मन में जो आया वो लिख दिया। तो ये बहुत ही पढ़ के मुझे तो अच्छा लगता है। कोई बायस ऐसी- तो नहीं। हाँ, कोई ऐसी पंक्ति या फिर कोई ऐसा काव्य जो आपने लिखा हो जो मैसेज गिविंग हो, ऐसा कुछ है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मेरे मन के भाव हैं, एक्सप्रेशंस हैं, मेरी इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए या कोई इस तरह का मैसेज देने के लिए इसमें से सिंगल कविता भी नहीं। मतलब ये कह सकते हैं कि कुछ भी बनावटी नहीं है, जो मन में आया वो लिख दिया। ये मेरे पर्सनल जो इमोशंस हैं उनका एक्सप्रेशन है जी। मतलब इसमें मैं कुछ चेंज करने के लिए, सोसाइटी को कुछ मैसेज देने के लिए कोई भी कविता। मतलब कोई कड़वा अनुभव, कोई मीठा अनुभव, हाँ। इस तरह के सब। जैसे आपकी किसी से नाराजगी हो गई या अलगाव हो गया तो कई लोग उस पर सुसाइड कर लेगा, कोई आदमी शराब पीने लगेगा, तो एक उसका एक्सप्रेशन ये भी, आप उस पर कविता भी लिख सकते हो ताकि आपका वो जो अंदर का गुब्बारा है वो निकल जाए। मतलब ये कह सकते हैं कि मान लो मन में ऐसे कोई दुगार हो, परेशानी हो, तो लिखना सबसे बेहतर है। हाँ, लिखना एक एक्सप्रेशन है। डॉक्टर साहब, ये प्रेस नोट हमें दिया गया, इसमें लिखा गया कि आपने दिल से लिखा है, दिमाग से नहीं लिखा। लोग कहते हैं कि दिमाग से काम करना चाहिए। आर्ट को हमेशा दिल से ही किया जाता है, आर्ट को दिमाग से नहीं किया जाता। आर्ट को दिमाग से बेचा जाता है, लेकिन आर्ट को करा दिल से जाता है। जो दिल से करा हुआ आर्ट है वही अच्छा माना जाता है। वही कहते हैं दिल तो पागल है। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये पागलपन का ही एक्सप्रेशन है। अगर इसकी जगह मैं प्रॉपर्टी डीलिंग करता तो शायद ज़्यादा सक्सेसफुल होता, लेकिन ये सिर्फ दिल का एक्सप्रेशन है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो उन्होंने बताया
आजकल जो भौतिकतावाद में ये बिल्कुल डिफरेंट है। मैं इनसे 25 साल से जुड़ा हूँ, तो मैंने इनकी चीज़ें देखी है, बिल्कुल भी कमर्शियल नहीं है कहीं से भी। और जो पौधों में रहते हैं, बोनसाई में रहते हैं, तो वो उनकी संवेदना, उनसे बात करते हैं। वो कहते हैं ना कि प्लांट में दे कैन टॉक, दे कैन लिसन, दे टॉक बशर्ते कि यू शुड हैव ईयर्स। तो इनके पास ईयर्स हैं और ये इतनी संवेदना से बात करते हैं। जैसे ये जो भी इसमें मैंने अभी पढ़ा था इनका डिटेल में, तो यही था कि हम कई बार रियलिटी में हम सारा दिन जो आज की, खासकर आजकल के संदर्भ में, एक बड़े हिपोक्रेसी के दौर से गुजर रहे हैं, पैराडॉक्स से गुजर रहे हैं, पाखंड से गुजर रहे हैं। तो उसमें हम, हमारे जीवन में कई चीजें ऐसी आती हैं जो हमें वाकई ही यथार्थ में लगती हैं, पर हम उसको बैक ब्रेंच में रख देते हैं। तो इस तरह की चीजों को, जो मैं एक लाइन पढ़ रहा था उसमें इस चीज पे जोर देने की कोशिश की। अभी जैसे परसों मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई थी ओशो की कि तुम मुझे हरा नहीं सकोगे। क्यों? क्योंकि मैं जीतना ही नहीं चाहता। तो वो ओशो की फोटो थी, पर वो था। तो इन्होंने इमीडिएटली फोन किया कि राकेश जी, ये तो लाओत्से ने बोला है। तो मतलब बेसिकली छोटी छोटी चीजों को आयाम देना। हम घंटों बातें करते रहते हैं प्लेटो पे, एरिस्टोटल पे, फ्राइडरिच नीत्शे पे, जो वर्ल्ड के टॉप के फिलोसफर्स हुए हैं। तो ये इनकी संवेदना दिखाते हैं। कहीं से भी ये, आज के दिन तो भौतिकतावाद है, हर जगह मुकुटे चढ़े हैं, आप देख ही रहे हैं। तो इसके बीच में आजकल ये बहुत अच्छा इन्होंने दिया है। और कवि जो साहित्य है, आप चाहे वो भक्ति आंदोलन की बात हो, जब हमारे कितनी सामाजिक कुरीतियां छाई हुई थी, कोई पर्दा प्रथा, कोई सती प्रथा, उस वक्त जो कबीर, सूरदास, रहीम और जो चैतन्य महाप्रभु ने काम किया था, ऐसे ही स्वाधीनता संग्राम में, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, चाहे बंकिम चंद्र चटर्जी थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, या आज भी आप लगाएं तो सलमान रश्दी हैं, चाहे वो और कितने लोग, चेतन भगत जैसे लोग हैं जो युवाओं को उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आजकल की इस बनावटी दुनिया में एक साहित्यकार का बहुत बड़ा रोल है। और विवेक जी ने जो ये इस चीज के माध्यम से एक समाज को झकझोरने की कोशिश की है, तो ये निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। हमारा दिल करेगा कि हम इनको और ज्यादा इसमें प्रोत्साहन दें, ताकि और लोग इसको, इस समाज को झकझोर सकें। डॉक्टर विवेक सर, ये जो टाइटल है जो पुस्तक का, पहले से जहन में था या नहीं? ये पूरी किताब लिखने के बाद ही जहन में आया जी। क्योंकि जब आप कोई पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है, तब आप उसके बारे में सोचते हो कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, उस तरह से ये बाद में आया। डॉक्टर विवेक, जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, मैं देख पा रहा हूँ कि आपके एक्सप्रेशन जरा से भी चेंज नहीं हुए। किसी मैं बड़ा डरा हुआ बैठा हूँ। देखो नहीं, मतलब कभी दिखाई हो आपने? नहीं, हाँ दिखाते थे उनको मेल करते थे। हाँ, जो भी मैं कविता लिखता था सबसे पहले उनको मेल उन्हीं को करता मेल होती थी, वो पढ़ते थे। लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसे डिस्कशन नहीं करी कि ये, क्योंकि कविता में दो कवि आपस में डिस्कशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक मोमेंट का आपका जो थॉट है, हो सकता है अगली बार आप एक साल बाद उसको पढ़ो तो लगता है क्या बेकार से सीखी है। अब मुझे कई कविताएं अपनी पढ़कर बहुत अजीब सा लगता है, क्या लिखा हुआ है, कि नहीं लिखनी चाहिए थी या नहीं छपवानी चाहिए थी। कोई एक कविता आप सुनाएं जो आपको? नहीं, मेरी कविताएं सुनाने लायक नहीं। नाखून फिर बढ़ गए, क्वेश्चन मार्क हैं। मैं ही बहुत बड़ा हो गया हूँ, सालों बीत गए हैं जीते जीते, सब कुछ कई बार कर लिया, कोई रोमांच नहीं बचा, बस नाखून बढ़ाता हूँ और काटता हूँ। अजीब है ना, अजीब ही हो। मतलब नाखून बढ़ गए तो वही चीज रिपीट हो रही है लाइफ में, कोई नई चीज करने को बची नहीं है। कोई युवाओं को, कोई आदमी के अंदर इनबॉर्न होता है, जैसे पैदा होता है उसके अंदर है वो, और जो दूसरे आदमी से कोई नहीं लिखता कविता या नहीं, उसको आप कविता लिख के एक्सप्रेशन दे, वो नहीं दे पाएगा। तो सर, आपने जैसे बताया कि आपका पेड़ पौधों के प्रति बहुत ज्यादा प्यार है, और आज का जो हमारा टाइम है, हम अगर अपने AQI को देखें तो हमें लगता है कि हाँ, हमें पेड़ पौधों के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो उसके लिए एक मैसेज दे दीजिए ताकि वो हमारे यूथ को जैसा हो जाए। पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ये तो सभी कहते हैं, लेकिन पेड़ पौधे लगाने सीखने चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़ का पेड़, एक पीपल का पेड़, एक नीम का पेड़ बोले से तो हमारे सारे जन्म सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पेड़ लगाना एक साइंस है, कि जैसे हम सोचते हैं कि अब हमने 500 पेड़ लगाए, अगर उस आदमी से कहा जाए कि वो 500 पेड़ 3 महीने बाद कहाँ हैं, तो वो 3 महीने बाद ही गायब हो जाते हैं। पेड़ लगाना एक बहुत बड़ी साइंस है, हमें उसको सीखना चाहिए, तब पेड़ लगाने चाहिए। और उसकी जगह, पेड़ की क्वालिटी, पेड़ को लगाने का तरीका हमें सबको सीखना चाहिए, इवन आप लोगों को भी सीखना चाहिए, तभी पेड़ कामयाब होंगे। और जैसे हम कहते हैं कि लगाते ही रहना चाहिए। मेरे बिल्कुल सामने एक सज्जन खड़े हैं व्हाइट फोन लेकर, इन्होंने, अब मैं अपने घर से निकलता हूँ तो इन्होंने नीम के पेड़ लगाए थे इस रोड पे। एक दिन मैं इनके साथ गया, इन्होंने एक टंकी रखी हुई थी अपनी गाड़ी में। एक दिन
किसी पेड़ के पास रुके, उससे किसी ने डाली तोड़ ली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। इनका नाम वृक्ष मित्र बिल्कुल सही रखा। हाँ, इनकी आंखों में आंसू आ गए, नीचे बैठ गए। मैं खुद हैरान हो रहा, क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई, डाली तोड़ दी। बोला मेरे को लग रहा है मेरे दिल पे चोट कर दी। इनका लगाया हुआ एक पौधा जो टैक्सी स्टैंड पे पेड़ बन चुका है। हाँ, इनके लगाए हजारों पौधे पेड़ बन चुके। लेकिन एक बात पूछो सर, मैंने कहीं पढ़ा था जैसे प्रकृति के बहुत नजदीक रहते हैं, और अभी राकेश जी ने कहा कि पौधे बात करते हैं। मैंने कहीं पढ़ा कि एक व्यक्ति अपने घर पे पौधे लगाने का शौकीन था, पर किसी कारणवश कुछ दिनों के लिए विदेश गया, पानी उनके नौकर डालते रहे लेकिन वो मुरझाते रहे, और कहते हैं कि जैसे वापिस आया अचानक से एक नया जीवन आ गया। क्या ऐसा एक्सपीरियंस कभी आपने? हाँ, ये बिल्कुल क्लियर एक्सपीरियंस है। पौधे आपस में कंपनी में होंगे तभी अच्छे उगते हैं, और उनके पास जाओगे वो अच्छे उगते हैं। जो पौधा मुझसे दूर पड़ा होता है वो इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं लेता, उसको आगे लेके आते हैं तो वो ज्यादा अच्छा मतलब अपनापन ऐसा अपनापन एहसास वो होता है। हम फील करते हैं।